उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 30वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर में स्थित संग्रहालय में संरक्षित विविध प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम सिरपुर के एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार तिवरदेव महाविहार का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तिवरदेव विहार सिरपुर में अब तक के उत्खनन से प्राप्त समस्त बौद्ध विहारों में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। ईस्वी सन 2002 से पूर्व यह स्थान एक टीले के रूप में मृत्तिकावृत था। ईस्वी सन 2002-2003 में महोदय अरुण कुमार शर्मा के निर्देशन में उत्खनन के उपरांत यह विहार प्रकाश में आया। इस विहार से प्राप्त एक शिलालेख की तृतीय पंक्ति में तिवरदेव का नाम आने के कारण इस विहार को तिवरदेव विहार के नाम से जाना जाता है। इस संपूर्ण परिसर में हमें 4 बौद्ध विहारों के अवशेष वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इस विहार का निर्माण महाशिव तिवरदेव के शासनकाल में हुआ है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। भूमि पर प्रस्तर निर्मित इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ अनेक स्थानों पर देखने को मिलती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें घोड़े, हाथी इत्यादि पशु बांधे जाते थे। प्रवेश द्वार पर हमें अर्धचंद्राकार चंद्रशिला दिखाई देती है। प्रवेश द्वार के समक्ष ही अर्धमंडप है। इन इष्टिकाओं को पुरातत्व विभाग द्वारा यथास्थान खचित करके इस संरचना को मूल रूप देने का प्रयास किया गया है। भित्तियों के बाह्य भाग को आम्रपल्लव एवं चैत्य गवाक्षों से सुसज्जित किया गया है। अर्धमंडप में प्रवेश करने से पूर्व ही हमें यह प्रतिमा दिखाई देती है। इस प्रतिमा में एक पुरुष धनुष तीर धारण किए हुए यहाँ खड़ा है। उसके साथ ही उसके स्त्री एवं पुत्र भी यहाँ खड़े हैं। साथ ही वह अपने श्वान को भी लिए हुए है, अर्थात कुत्ते को भी वह अपने साथ रखा हुआ है। क्षरित प्रतिमा में भी ये भाग स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पुरुष की कटी पर लंगोट सदृश परिधान है। हमारे समक्ष ही यहाँ दोनों ओर 2 अलंकृत स्तंभ के भाग दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर एक पुरुष 2 स्त्रियों सहित दिखाया गया है। प्रतिमा अत्यधिक क्षरित हो जाने के कारण यह प्रतिमा किसकी है अथवा इसकी विशेषताएं क्या है, यह कह पाना कठिन होगा। इस प्रतिमा के पार्श्व में ही एक और विशाल पुरुष प्रतिमा हमें दिखाई पड़ती है। प्रतिमा के शीर्ष के ऊपर सुखासन में बैठी हुई एक प्रतिमा के भाग हमें दिखाई पड़ते हैं। यह कोई बोधिसत्व अथवा कोई बौद्ध देवता हो सकते हैं। इनके पार्श्व में ही बौद्ध देवी हारिति की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख मंडप पर एक ओर हारिति एवं एक ओर जाम्बल की प्रतिमा होती है। अब हम अवलोकन करेंगे इस बौद्ध विहार का सबसे आकर्षक भाग, इसकी द्वार शाखा। इस प्रवेश द्वार की द्वार शाखा में नायक नायिकाएं, मैथुन के दृश्य, देवी देवता, पत्र पुष्प, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जातक कथाएं, व्यवसाय, मनोरंजन के साधन इत्यादि का अत्यंत सुंदर शिल्पांकन किया गया है। आइए इसके पृथक पृथक भागों का पृथक पृथक अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने वाम हस्त की ओर इस प्रथम प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। यह प्रतिमा है एक सुंदर नायिका की। त्रिभंग मुद्रा में खड़ी इस नायिका के कटी भाग से नीचे का कुछ भाग क्षरित हो चुका था, जिसे पुनर्रचित करने का प्रयास पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। इस नायिका के चरणों के निकट एक वानर को दर्शाया गया है। साथ ही इसके पैरों में
इसके परिधान का अत्यंत सूक्ष्म एवं सुंदर चित्रण किया गया है। इस नायिका के वस्त्र विन्यास, आभूषण एवं मुख के बनावट के आधार पर विशेषज्ञ इसे दक्षिण पूर्वी एशियाई किसी देश की महिला की प्रतिमा कहते हैं। यदि हम इस प्रतिमा के मुख की संरचना को ध्यानपूर्वक देखें तब हम पाते हैं कि स्थानीय नारियों की तुलना में इनकी आँखें आनुपातिक रूप से अधिक लंबी एवं चौड़ाई में कम हैं। साथ ही इनकी भौहें अधिक वक्र हैं। इनके नासिका की रचना भी स्थानीय नारियों की तुलना में अलग है। इस प्रकार की मुखाकृति पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अथवा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की महिलाओं की मुखाकृति से अधिक सामंजस्य रखती है। अतः यह प्रतिमा पूर्वोत्तर भारत के किसी नारी की अथवा किसी विदेश के नारी की प्रतिमा है। अगली पंक्ति के आधार भाग में 2 स्त्री एवं 2 पुरुष काम क्रीड़ारत प्रदर्शित किए गए हैं। संभवतः ये क्रियाएं वज्रयानी संप्रदाय के किसी तांत्रिक साधना का भाग हुआ करती थी। यहाँ एक पुरुष एक स्त्री को पीछे से आलिंगन किए हुए है। स्त्री का अपना हाथ अपने ही स्तन पे है। दूसरे युगल में पुरुष और स्त्री आपस में वार्ता कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं के पार्श्व में ही एक खजूर का वृक्ष भी दिखाया गया है। इसमें 2 नेवले भी दिखाए गए हैं, एक नेवला ऊपर चढ़ता हुआ व दूसरा नीचे उतरता हुआ। यहाँ खजूर के वृक्ष पर एक तोते को भी प्रदर्शित किया गया है। यह तोता ऊपर फल खाते हुए दिखाया गया है। इस दृश्य के ऊपर एक पट्टिका में पशु युद्ध का दृश्य है, जिसके पार्श्व में एक छोटे जीव का अंकन है। प्रथमतया तो मैं इसे मेंढक समझ रहा था, परंतु यह कौन सा जीव है इसकी निश्चित पहचान करना कठिन है। इस दृश्य व पट्टिका के ऊपर हम देख पा रहे हैं एक पुरुष के चरणों के ऊपर एक स्त्री ने अपने चरण रख दिए हैं। संभवतः इसी कारण से वह स्त्री पुरुष को हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रही है। इस प्रतिमा के ऊपर भी संभवतः इसी प्रकार की युगल प्रतिमा थी, जिनके चरणों के दृश्य हम देख रहे हैं। शेष भाग नष्ट हो चुके हैं। इन प्रतिमाओं को इतने सुंदर ढंग से उत्कीर्ण किया गया है कि किसी भी दिशा से हम इन्हें देखें, ये हमें अत्यंत चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं। इस पंक्ति के आधार में जो सामूहिक कामुक दृश्य है, उसके ऊपर जो पट्टिका स्थित है, उसमें पशु युद्ध का एक रोचक दृश्य दर्शाया गया है। इस दृश्य में युद्धरत पशुओं को कुछ लोग मेष अर्थात भेड़ व कुछ लोग महिष अर्थात भैंसों का युद्ध कहते हैं। इन पशुओं के सींगों के घुमाव को यदि देखें तो ये मेषों के सदृश हैं, परंतु यदि इनके शरीर का आकार देखें तब मानव शरीरों के अनुपात में इनका आकार काफ़ी बड़ा है, अर्थात महिष के सदृश है। साथ ही इनके पैर भी स्थूल हैं। इसके अतिरिक्त इनकी पूंछ भी मेषों के सदृश न होकर भैंसों के सदृश है और इनमें से एक की पीठ पर कुबड़ भी स्थित है, जो कि मेष की पीठ पर नहीं होती। इस प्रकार के युद्ध उस समय संभवतः मनोरंजन के लिए करवाए जाते थे। हम देख पा रहे हैं दोनों पशुओं के पीछे इनके स्वामी इन्हें युद्ध हेतु उकसा रहे हैं। इसी पट्टिका के ऊपर क्षमा याचना का शिल्प उत्कीर्णित है। पशु युद्ध वाली पट्टिका के पार्श्व में एक वृश्चिक अर्थात बिच्छू का अंकन है और उसके पार्श्व में कुंभकर्ता एक कुंभकार। इन प्रतिमाओं की कर्ण पंक्ति में पत्र पुष्पों सहित हाथियों का भी सुंदर अंकन किया गया है। अगली पंक्ति के आधार भाग में एक गाय को उसके बछड़े के साथ दिखाया गया है। इसके ऊपर एक स्थूलकाय पुरुष को एक लघुकाय स्त्री के साथ प्रदर्शित किया गया है। इसके ऊपर में मूषकों की एक पंक्ति है, जिसके ऊपर एक स्त्री व पुरुष को प्रदर्शित किया गया है। नीचे
एक गाय अपने बछड़े को प्रेम से चाटती हुई। बछड़ा विश्राम कर रहा है। मूषकों की पंक्ति के ऊपर प्रतिमा के चरणों के निकट एक उलूक अर्थात उल्लू को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रदर्शित युगल प्रतिमा में स्त्री के शरीर की अपेक्षा पुरुष लघुकाय है और वय में भी अपेक्षाकृत कम है। प्रतिमा के एक कोने में बगुले व केकड़े की कथा है। बगुला भगत नाम से जग प्रसिद्ध यह कथा, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में तालाब सूख जाने की बात कहकर अनेक मछलियों को बगुला ले जाकर खा जाता है और बाद में केकड़ा उसे मार देता है। ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ शिल्पकार ने आम के फलों को दर्शाया है। इसके ऊपर ही एक स्त्री व पुरुष की युगल प्रतिमा प्रदर्शित है, जिसमें स्त्री अल्पवय व लघुकाय है। इस प्रकार हमने अपने वाम हस्त की ओर की द्वार शाखा के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। अब आइए हम अपने दक्षिण हस्त की ओर द्वार शाखा के भाग का अवलोकन करते हैं। यहाँ भी अत्यंत सुंदर ढंग से 3 पंक्तियों में नायक नायिकाओं को अंकित किया गया है। पूर्व की भांति इस ओर भी बाह्यतम भाग में एक नायिका को अंकित किया गया है। बाह्यतम शिल्प के आधार भाग में एक विहंग युगल प्रदर्शित है, जिनके शीर्ष स्त्री व पुरुष के रूप में प्रदर्शित है। इनके पार्श्व में एक शुक को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके ऊपर एक पट्टिका पर वादक पंक्ति है, जिसके ऊपर एक अत्यंत अलंकृत पीठ के ऊपर यह सुंदर नायिका खड़ी है। नायिका अपनी कटी से नीचे अत्यंत महीन वस्त्र धारण किए हुए है। इसके साथ ही कटी प्रदेश अत्यंत सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है। कंठ में मुक्तमालिका एवं कर्ण में सुंदर कर्णाभूषण सुसज्जित है। अगली पंक्ति के आधार भाग में 2 स्त्री व 2 पुरुषों को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें एक स्त्री व पुरुष की प्रतिमा खंडित हो चुकी है। इसमें से एक लघुकाय स्त्री एक ही पैर में खड़ी है। इनके पार्श्व में 2 वानर प्रदर्शित किए गए हैं। एक वानर वृक्ष पर चढ़ रहा है व एक नीचे उतर रहा है। इसके ठीक ऊपर गजों की एक पंक्ति प्रदर्शित है, जिसमें 2 गजों को मैथुन की मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। हाथियों के मैथुन का यह दृश्य निश्चय ही कौतूहलपूर्ण है। इसके पार्श्व में ही पुष्प के ऊपर मकरंद पान करते हुए इस मधुमक्षिका का दृश्य भी अत्यंत कौतूहलपूर्ण है। कर्ण पंक्ति में गजों एवं लतावल्लरियों का भी अत्यंत सुंदर ढंग से अंकन है। यहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री व पुरुष को रतिक्रीड़ा रत प्रदर्शित किया गया है। यही एक कोने में चमगादड़ को भी अंकित किया गया है। इसी प्रतिमा के ऊपर अत्यंत प्रसिद्ध मगरमच्छ एवं वानर की कथा का दृश्य अंकित है, जहाँ मगर अपने मित्र वानर को अपनी पीठ पर बिठाकर छलपूर्वक अपने घर ले जा रहा है। द्वार शाखा के पिछले भाग में जहाँ स्त्री का पैर पुरुष के पैर के ऊपर आ जाने के कारण स्त्री क्षमा याचना कर रही है, वहीं यहाँ काम क्रीड़ा में स्त्री पुरुष के पैरों के ऊपर ही खड़ी है। इसी के नीचे पशु मैथुन का दृश्य एवं अन्य सामूहिक मैथुन के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। रतिक्रियारत युगल की इस आकर्षक प्रतिमा के नीचे हाथियों के मैथुन के दृश्य को एक और हाथी पीछे पलटकर देख रहा है। स्त्री के आभूषण एवं कटिवस्त्र अत्यंत सुंदर ढंग से और महीन रूप से अलंकृत किए गए हैं। यहीं पर मधुमक्षिका का भी अंकन किया गया है। अगली पंक्ति के आधार पर ही एक स्थूलकाय पुरुष व अपेक्षाकृत लघुकाय स्त्री को प्रदर्शित किया गया है। पुरुष के कटी पर कटार बंधा हुआ है। इन्हीं के पार्श्व में एक शुक का अंकन है। यहीं से एक अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत व उत्कीर्णित ऊर्ध्व पंक्ति आरंभ होती है व नीचे से लेकर ऊपर तक यह अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत की गई है। इस प्रतिमा के ऊपर ही पुरुष के पैरों के ऊपर एक स्त्री खड़ी है व उसके साथ
आलिंगन बद्ध व चुंबन रत है। इन्हीं के निकट एक सर्प बिल से निकलकर मेंढक के पैर पकड़ रहा है व उनके निकट ही एक मधुमक्षिका को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिमा के ऊपर पुनः एक रतिक्रीड़ा रत युगल को प्रदर्शित किया गया है। इस पंक्ति के आधार भाग के पार्श्व में एक लंबे सींगों वाले पशु को चरते हुए प्रदर्शित किया गया है। कुछ विद्वान इसे नील गाय कहते हैं। इसके ऊपर एक कुक्कुट को प्रदर्शित किया गया है। सिरदल में सिरदल के दोनों ओर दो नाग प्रदर्शित हैं जिनके मुख मानवाकृति के हैं व शीर्ष पर फण हैं। मध्य में भगवती गजलक्ष्मी का अंकन है। इनके पार्श्व में आलिंगन रत मिथुन युगल हैं जिनके पार्श्व में अन्य देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। इनके मध्य में अन्य लघुकाय देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। मध्य में गजलक्ष्मी को अभिषिक्त करते हुए 2 गज प्रदर्शित किए गए हैं। अन्य मंदिर की भांति अंतर शाखा केवल पुष्प पत्रों व पुष्पित कमल से सुसज्जित है। विहार के भीतर प्रवेश करने पर 16 स्तंभों से घिरा हुआ एक आंगन दृष्टिगोचर होता है। इन स्तंभों को पुष्पित कमल एवं अन्य पत्र पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। इनके कर्ण भाग में सिंह मर्दित गजों का अंकन है। यहाँ गज मदगर्वित मन का प्रतीक है एवं सिंह बुद्धि विवेक का, अर्थात हमें अपने मदगर्वित मन को बुद्धि रूपी सिंह से हमेशा दमित करके रखना चाहिए। स्तंभों के मध्य में अनेक देवी देवताओं का भी अंकन है। साथ ही मकर मुख व कीर्ति मुखों से इन स्तंभों को सुसज्जित किया गया है। गर्भगृह के ठीक समक्ष यह आंगन है जिसके चारों ओर ये स्तंभ रखे हुए हैं। इस आंगन के ईशान कोण में जल निकासी हेतु मार्ग बना हुआ है। जल निकासी का यह मार्ग भूमिगत हुआ करता था। यहाँ के प्रत्येक बौद्ध विहार में जल निकासी हेतु मार्ग ईशान कोण में ही निर्मित किया गया है। इसके साथ ही इसके अंतर्भागों को विविध प्रकार की प्रतिमाओं से सुसज्जित किया गया है, यथा यह वानर प्रतिमा। इसके अतिरिक्त 2 अश्वमुखी स्त्रियों के मध्य एक पुरुष को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इनके दोनों ओर सिंह बने हुए हैं। विहार का गर्भगृह पश्चिमाभिमुखी है, जिसके प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 नायिकाएं प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रतिमाएं त्रिभंग मुद्रा में हैं एवं देखने में अत्यंत आकर्षक हैं। गर्भगृह का आमाप 2.4 गुणा 1.4 मीटर है, जिसके भीतर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एकाश्मक प्रतिमा स्थापित है। इसके दोनों ओर पद्मपाणि की प्रतिमाएं भी दर्शनीय हैं। यहीं पर रत्न संभव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। कालांतर में इस विहार का विस्तार दक्षिण दिशा में किया गया, जिसके अवशेष वर्तमान में हम देख सकते हैं। यहाँ प्राप्त कक्षों के भित्तियों की चौड़ाई 3 फुट से भी अधिक रखी गई थी, जिससे मौसम का प्रभाव भीतर कम से कम हो सके व ध्यानादि क्रियाएँ सुखपूर्वक संचालित हो सकें। दक्षिण में विस्तार के स्थान पर हमें एक और बड़ा मंडप दिखाई देता है, जिसका आमाप 12.5 गुणा 9 मीटर है। इसके चारों ओर 36 मीटर लंबा एवं 1.5 मीटर चौड़ा गलियारा है। यह मंडप 10 स्तंभों पर आधारित था। इनमें से कुछ स्तंभ जीवाश्म प्रस्तर से निर्मित थे। इस विहार के निर्माण में आधार भाग में बालुका पत्थर, लेटेराइट के पत्थर एवं चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जबकि भित्तियों का ऊपरी भाग इष्टिका निर्मित था। वर्तमान में इष्टिका की भित्तियां ध्वस्त हो चुकी हैं। ईंटों के निर्माण के समय इसमें भूसा मिलाया जाता था, जिससे ये ईंटें भार में हल्की हो सकें। यहाँ पर हमें कुछ सोपान भी देखने को मिलते हैं, जिससे इस विहार का कम से कम 2 मंजिला होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ये विहार बहुमंजिला भी हो सकता है। इस विहार के उत्तर दिशा में हमें एक और विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं।
जहां हम कुछ अत्यंत प्राचीन वास्तुखंड के दर्शन कर सकते हैं। यह किसी प्रवेश द्वार का सिरदल है। इसके पार्श्व में अन्य वास्तुखंड देख सकते हैं जिनमें हमें कुछ देव प्रतिमाएँ, यक्ष गंधर्वों इत्यादि की प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। पुनः एक दूसरा सिरदल का भाग, यहाँ हम कुछ नाग पुरुषों की प्रतिमाएँ देख सकते हैं। लेटेराइट प्रस्तर पर सुंदर कलाकृति एवं उसके पार्श्व में हम एक देव प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। पुष्पों की सुंदर पंक्ति से सुसज्जित इस प्रतिमा के पार्श्व में एक और प्रतिमा, यहाँ पर हमें अन्न पीसने की घूर्णिकाएँ भी प्राप्त होती हैं। लेटेराइट प्रस्तर पर की गई यह सुंदर कलाकृतियाँ। अब आइए विहार के भीतर प्रवेश करके इसका भी पुनः दर्शन करते हैं। अर्धमंडप के प्रवेश द्वार पर ही हमें दो अलंकृत स्तंभ खंड एवं उनके पार्श्वों में दो भारवाहक गणों की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। भीतर एक नाग का अंकन है जिसके ऊपर एक भागते हुए मूषक का अंकन है। इसके ऊपर एक नायिका अत्यंत कमनीय मुद्रा में खड़ी दिखाई देती है। इसके नीचे जहां नाग का फन निकलते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे भाग में नाग का शरीर बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक मकर का अंकन है। संभवतः इसके ऊपर नदी देवी गंगा जी का अंकन था। इसके पार्श्व वास्तुखंड में अत्यंत सुंदर ढंग से नाचते हुए मयूर का अंकन है, जिसके नीचे सुखपूर्वक एक बछड़ा व एक नेवला सो रहे हैं। द्वार शाखा के दूसरी ओर इसी प्रकार सर्प एवं मूषकों का अंकन है। यहाँ हम देख रहे हैं एक सर्प निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अन्य स्थान पर एक सर्प मूषक को पकड़ रखा है। वह मूषक दूसरे मूषक के पूंछ को पकड़कर बिल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ भी नृत्य करते हुए मयूर का अंकन है, जिसके ऊपर किसी देवी की प्रतिमा अत्यंत सुंदर ढंग से खड़ी दिखाई देती है। इन वास्तुखंडों के अतिरिक्त इस द्वार शाखा के अन्य भाग वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। हाँ, इसमें से पुनः एक मकर का अंकन व उसके ऊपर नदी देवी का अंकन था, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। द्वार शाखा का अंतर्भाग भी सुंदर जीवाश्म प्रस्तर से निर्मित है, जिस पर अत्यंत सुंदर कलाकृतियाँ अंकित की गई हैं। आइए अब भीतर प्रवेश करते हैं। विहार में प्रवेश करने पर वायव्य कोण में हमें यह स्थान दिखाई देता है जहां चूना रखा जाता था वह समय समय पर विहार के मरम्मत आदि कार्यों में प्रयुक्त होता था। मंडप में हमें जीवाश्म प्रस्तर से बने अनेक स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। इस मंडप के निर्माण में चूना पत्थर एवं लेटराइट प्रस्तरों का भी प्रयोग हुआ है। नैऋत्य कोण में हमें सोपान दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे हम इस विहार के बहुमंजिला होने का अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व विहार की भांति यहाँ भी मध्य में आंगन एवं दोनों किनारों में ध्यान कक्ष बने हुए हैं। गर्भगृह पश्चिमाभिमुखी है, जिसका प्रवेश द्वार अत्यंत अलंकृत था। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि इस संपूर्ण परिसर में कुल 4 बौद्ध विहार हैं। 3 विहारों का अवलोकन हम कर चुके हैं। अब आइए चौथे विहार की ओर चलते हैं। यह जो विहार जिसका हमने वर्तमान में अवलोकन किया, इसके पश्चिम भाग में एक सरोवर है, जिसके तट पर हमें कुछ अत्यंत प्राचीन संरचनाएं देखने को मिलती हैं। संभवतः इस स्थान पर निवास योग्य भवन निर्मित किए गए थे किसी समय। वर्तमान में केवल अधिष्ठान भाग ही हमें दृष्टिगोचर होता है। इसके पश्चिम भाग में एक और विहार के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ केवल तल संरचना एवं कुछ स्तंभों के आधार भाग ही दिखाई देते हैं, जो लेटराइट प्रस्तरों के बने हुए हैं। इस विहार के पूर्वी भाग में 5 कक्ष बने हुए थे, जिनमें इष्टिका निर्मित संरचनाएं हम देख सकते हैं। इन कक्षों में मध्य के कक्ष में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। इसी कक्ष में इनकी पादपीठ भी रखी हुई है। पूर्व विहार की भांति यह विहार भी पश्चिमाभिमुखी था, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा हम देख सकते हैं।
इस विहार को भिक्षुणी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने तीवरदेव महाविहार परिसर में स्थित अनेक बौद्ध विहारों के दर्शन किए। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में ही स्थित आनंद प्रभ कुटी विहार का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।